वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फारूक सत्तार साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने कल यानी कि इतवार के दिन की। बराह रास्त उन्हें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुखातिब किया और लोगों को कहा कि अब हुकूमत फेल हो गई है, आप अपने अमन व अमान, अपनी ज़िंदगी और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अपना खुद इंतजाम करें, अपनी मदद आप करें। चौकीदारी निज़ाम की उन्होंने बात की और विजिलेंस कमेटियों की। फैसल सब्ज़वारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस कमेटी यानी कि पीपल्स अमन कमेटी की जानिब आप इशारा कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो तो अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है ना, ऑफिस तो बंद हो गए हैं। क्या अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ कि उसकी जो ऑन ग्राउंड जो उसकी कार्रवाइयां हैं या एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी है कि नहीं? आपकी आवाज़ मुझे महर बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो मैं व्हाट आई वाज एबल टू फिगर आउट तो मैं उसी के हवाले से जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल में देखिए, इस मुल्क में तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों पे पाबंदी लगती रही। हमने तो ये भी देखा है कि यहाँ पर जो इंतहा पसंद तंजीमें रही हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन अगले ही दिन वो नया झंडा नया नाम लेकर निकल आते हैं। बात ये है कि वो कार्रवाइयाँ वो ख़त्म हों, वो अभी तक नहीं हुई। शहर का आम शहरी, सनतकार, ताजिर रहने वाला इस शहर में, वो अपने आप को महफूज समझे। एक तो है पेशावर मुजरिम जो कोई सियासी, लिसानी, ग्रोही टैग इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ उन्हें अलहदा से टैकल करना चाहिए। और एक वो मुजरिम है जो बदकिस्मती के साथ कोई भी नाम इख्तियार कर लेते हैं। मुजरिम सिर्फ मुजरिम है, उसकी कोई जबान नहीं, कोई जात मसलक। अच्छा फैसल साहब मुझे इजाजत दीजिए। आपने क्यों ऐलान कर दिया, आपने बॉयकॉट भी वापस ले लिया, ये भी ऐलान कर दिया हम अलहदा नहीं होंगे, महज इन ऑफिस के बंद होने की? आपकी बातों से तो पता लग रहा है कि आप मुतमईन नहीं है, किसी और नाम से पीपल्स अमन कमेटी आए या जो भी हो, वो एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं ऑन ग्राउंड। आपने कौन सा ऐसा हौसला लिया सदर से जिसके ऊपर आपने वापस बॉयकॉट भी खत्म कर दिया? क्या ऐसी बात थी? आपको बताऊं, आसिफ अली जरदारी साहब जब मार्च 2008 में 90 आए हैं तो अल्ताफ भाई ने सिर्फ यही नहीं कहा कि वी फॉरगिव, बल्कि ये भी कहा कि वी फॉरगेट। माजी में बड़ा बैड ब्लड रहा है, लेकिन हम कोई कबायली जहनियत और रिवायतों वाले लोग तो नहीं हैं कि नस्ल दर नस्ल कोई दुश्मनी। हम सब ने यहीं रहना है, इस मुल्क को आगे ले जाने का सब दावा भी कर रहे हैं और होपफुली सब काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसी स्पिरिट को आगे फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, सिंध में बड़ी डेलिकेट सिचुएशन रही है देही और शहरी इलाकों की। उस खलीज को पाटने के लिए ही दोनों रहनुमाओं ने यह बात की थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात है। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और इनका इस्तेहकाक था और हमने यही समझा कि हम इनका साथ दें। जहां तक बात अब यह है कि अब क्यों कर वापस ले गई MQM, मैं समझता हूं लीडरशिप लेवल पे बड़ी क्लियर है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन्हीं बुनियादों पर साथ देना है। लेकिन यकीनन हमारे कारकुनान और हमदर्दों और वोटर, इवन हमारे घर वालों का महर हम पर दबाव है और दे आस्क क्वेश्चन नेचुरली बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग साथ किस हवाले से दे रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसको आप ये कैसी जमहूरियत है जिसको आप विदहोल्ड करना चाह रहे हैं, जो रोज आम शहरियों का खून चूसती है, रोज आम शहरियों का खून पीती है? मैं आपको ये देखें ना, पहली बात तो ये है कि बाज लोगों ने इस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ सिनेरियोज में सिर्फ हुकूमत को नहीं, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशें शायद की गई हैं। हम संजीदगी के साथ ये समझते हैं कि कराची भी एक तख्ता मश्क इसी वजह से बनाया जाता है ताकि पॉलिटिकल लोग लड़ें आपस में, तो जमहूरियत को डीरेल किया जाए, जिसको हमने नाकाम बनाना है। लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी हैवी होगी ये हमें अंदाजा नहीं था। किसकी तरफ इशारा है आपका? मुख्तसर फरमा दीजिए, मैं पटेल साहब की जानिब जाऊंगी। है वो हम पर प्रेशर है। लोग हमसे कहते हैं कि हमें जमहूरियत के नाम पर जराइम और मुजरिम। चलें, अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर नहीं चाहिए। फैसल साहब मुझे इजाजत दीजिए। पटेल साहब, आपके अपने इत्तेहादी जो हैं इस दबाव के अंदर, वो बाकायदा तौर पे अब ये कह चुके हैं, कल फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि अपने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद करो। चौकीदारी निजाम को उनने पॉइंट आउट किया, विजिलेंस कमेटियों का उनने हवाला दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अगर हो जाएं तो कराची को आप किस आग में धकेल रहे हैं, ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप पटेल साहब? मैं पहले तो मैं ज़रूरी समझूंगा कि एक बात जो मेरे भाई फैसल ने की वो बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए रुकावटें हैं, लेकिन शहरी और देही सिंध और फिर माजी के 20-30 साल जो हमने आपस में बदमज़गी के गुजारे, उसके बाद तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कि कम से कम उनकी
ये रुकावटें अभी आए, ठीक है, इनका बैठकर हल निकाला जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जाएं, तो दोनों जमातों का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब देखें यही कुछ हो सकता था। मैं एक बात आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखें माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी बड़ी जमात है, उनकी सूबाई असेंबली में 60 सीटें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कौमी असेंबली में तो यकीनन 25 हैं, सेनेट है। देखिए ये पीपल्स अमन कमेटी एक छोटी सी कमेटी थी, वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी जो उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए, और फिर जब हुक्म हुआ प्रेसिडेंट साहब का तो वो खुद उन्होंने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए, एक्टिविटीज खत्म कर दी। अब शहर में मुख्तलिफ रंग और नस्ल और जुबान बोलने वाले लोग मर रहे हैं, तो अब सारा ब्लेम हम फिर उन पर लगा दें। चलो लगा भी दें तो ये कितना मुसद्दिका होगा, कितनी तस्दीक इसकी आप हम कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंने जैसे पहले बताया एक्स काउंसलर मरे हैं, कल 2 लड़के गोली मार के मरे हैं, क्या इनका भी बिल। और आज सबसे बड़ी जो अफसोसनाक वाकया हुआ है वो अवामी नेशनल पार्टी वेस्ट के सदर हनीफ खान जो मेरे दोस्त भी थे, वो उन्हें शहीद कर दिया गया है। तो ये तो बात बहुत फिर फैल जाएगी। लिहाजा अगर कोई क्रिमिनल है चाहे वो किसी तरफ भी है तो उसको हमें टारगेट करना चाहिए, ना कि हमें पॉलिटिकल शख्सियात को एक दूसरे को इस बात में इल्जामात की जद में लाना चाहिए। साहब मुख्तसर ये बात बताइएगा कि क्या जिस विजिलेंस कमेटियों का इशारा हुआ है, चौकीदारी निजाम क्या हुआ है, अगर यही लोगों ने करना है तो क्या एक बार फिर हम कराची में देखेंगे गेट्स लगाए जाएंगे हर इलाके में जो है मुसल्लह अफराद जो है वो खड़े होंगे? आपने बात को गलत समझा। थाने लेवल पे हमेशा अमन कमेटियां भी थी, विजिलेंस कमेटियां हर मार्केट की हैं, ये होनी चाहिए। चलो अमन कमेटी नहीं होनी चाहिए, बाकी कमेटियां होनी चाहिए, अगर उससे भी अमन आ जाता है तो फबिया। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे ये है फैसल साहब, मुझे बताइए कि कल सदर साहब जो है पार्लियामेंट से खिताब करने जा रहे हैं, क्या MQM का क्या स्टैंड है इस हवाले से? आप वॉकआउट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे? मैं एक चीज बस ये कहूंगा, मुझे अब बहुत अच्छा लगता अगर मोहतरम अब्दुल कादिर पटेल साहब MQM के उन 16 शहीद कारकुनान के भी जिक्र कर देते, लेकिन खैर बहरहाल जहां तक मैंने कहा कि सबके लोग मरे हैं की बात है तो सदर ममलकत पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। गो के MQM में बाज वॉइसेस ये भी थी, आई एम प्रिवी टू दोज डेलिब्रेशंस कि हम भी शायद कोई मौका तलाश करें और अपना एहतजाज हुकूमत तक किसी तौर पहुंचाएं, लेकिन हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम बहुत भारी दिल और तमाम के तमाम तकालीफ के बावजूद हम नहीं चाहते कि हम कोई इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बने, हम कोई अदम इस्तेकाम की ताकत बने। तो हम सुनेंगे सदर ममलकत क्या फरमाएंगे और हम चाहेंगे कि दीगर दोस्त भी सुने, और उसके बाद जो कुछ सदर साहब फरमाते हैं उस पर हमारी ख्वाहिश ये होगी कि फिल फॉर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल सजवारी साहब। कादिर पटेल साहब, आपने सुना MQM कल सदर के खिताब के हवाले से ना बॉयकॉट कर रही है ना वॉकआउट कर रही है, वो पीसफुली सुनेंगे सदर का क्या फरमाना है और ये उम्मीद रखेंगे कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। आप जानते हैं कि सिंध असेंबली के अंदर दोनों जमातों की नुमाइंदगी है, एंड एज वी स्पीक अभी 13 यानी कि 13 ऐसे बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं, जिसके अंदर बल्दियाती निजाम के भी बिल्स मौजूद हैं। और एक आम आदमी का ये सोचना कि क्या वाकई सियासी जमातों की अंदरूनी लड़ाइयां होती हैं जो सड़कों पे आके लड़ी जाती हैं, ये गलत तासुर है या सही है, इसका फैसला मैं आपको करने दूंगी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे दुनिया में ऐसा एक इम्तिहान है कि जो आप पास कर लें तो फिर आपकी राय, आपकी हैसियत, आपकी जो पावर है वो कितनी बढ़ जाती है। वो कौन सा इम्तिहान है? एक छोटे से वक्फे के बाद।